ओके, तो आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में करने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट्स, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अब पिछले क्लास, जो हमारा पिछला क्लास था एक्चुअली वेक्टर क्लास, वेक्टर अलजेब्रा 5, उसमें हमने देखा था क्लास के एंड में कि अगर कोई दो वेक्टर्स ए और बी दिए हुए हैं तो उनके प्लेन में किसी वेक्टर को ए और बी के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह का कुछ कि अगर R एक वेक्टर है जो कि A और B के प्लेन में बन रहा है तो R इज इक्वल टू x वेक्टर A प्लस y वेक्टर B वेयर x एंड y आर स्केलर्स। ठीक है, ये हमने देखा था। तो ये 2 डायमेंशन में था क्योंकि डेफिनेटली जब A और B किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे, दैट इज जब A और B का एंड पॉइंट मीट करेगा तो वो एक प्लेन डेवलप करेगा, एक प्लेन क्रिएट करेगा, और उसी प्लेन पे हमने R को फाइंड आउट किया था। तो वो 2 डायमेंशनल प्लेन में था। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आज के क्लास में हम 3 डायमेंशनल भी इसका देखेंगे कि इसका 3 डायमेंशनल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम अपना जो वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसको स्टार्ट करेंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जैसा कहा था कि I will try to finish vectors today by the end of today, but देखते हैं कि towards the end of this class whether I am able to finish the vectors or not, because बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने इकट्ठा किया है। मैंने सब कुछ अरेंज तो कर लिया है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आज ख़त्म हो पाएगा। मुझे लगा कि ख़त्म हो जाएगा, बट बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, फिर आप सब एक ही क्लास देख के बोर हो जाएंगे। मैंने पिछला एक वेक्टर का क्लास डाला था लगभग 1.5 घंटे का, वो ज़्यादा कोई देख ही नहीं रहा है, जबकि उस पर मैंने बहुत मेहनत करा था। इसलिए मैं ज़्यादातर क्लास को कोशिश करूँगा कि 50 मिनट से 1 घंटा 5 मिनट तक मैक्सिमम रखूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखूँ। तो इसी कारण में भी ऐसा हो सकता है कि आज ख़त्म ना हो, और मुझे लग रहा है कि आज नहीं ख़त्म होगा, एक क्लास और एक्स्ट्रा लगेगा ही एटलीस्ट ट्रिपल प्रोडक्ट्स को पढ़ने के लिए। तो वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 30-35 मिनट का होगा वो क्लास, तो वहाँ पर हम लोग वो देख लेंगे। सो फर्स्ट we are going to see the same form in 3-dimensional space। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा, 3-dimensional space में किस तरह काम करता है, और उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे जो प्रोडक्ट्स हैं। चलिए, इस तरह का आपका ये थ्योरम है कि गिवन 3 non-coplanar vectors A, B and vector C. Find an expression for any vector R, for any vector R in 3 डायमेंशनल स्पेस। बड़ा ही आसान है, ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा चलो इसको देख लेते हैं हम एक बार। कह रहा है कि A, B और C 3 वेक्टर्स हैं और हमें फाइंड करना है एक वेक्टर R जो कि इन 3 डायमेंशनल स्पेस में है। 3 डायमेंशनल स्पेस कब बनेगा? अगर मान लेते हैं ये हमारा है वेक्टर इस तरह से है, डेफिनेटली ये कोई, इसको थोड़ा और हम, अब ये साफ साफ है कि ये कोई हमारा एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ 90 डिग्री में मैंने नहीं रखा है, क्योंकि ए बी सी कैसे भी वेक्टर्स हो सकते हैं। मान लेते हैं इधर है हमारा, ये जो है
ये जो है यहां से यहां तक, ये है वेक्टर ए। ये क्या है? वेक्टर ए है। ये हमारा ओरिजिन है जहां की इन तीनों वेक्टर्स का जो लाइन है वो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब इसका मतलब मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। उसके बाद उसी तरह ये हम मान लेते हैं कि हमारा यहां से यहां तक ये वेक्टर सी है, ये एक्स है, इसको मान लेते हैं हम एक्स के डायरेक्शन में है, ये y है और ये z है। डेफिनेटली दिस इज नॉट अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज x एंड y, द एंगल XOY इज नॉट 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल YOZ नॉट 90 डिग्री, मतलब एक्सिस जो है 90 डिग्री पे नहीं है एक दूसरे के साथ, आर्बिट्ररी एक्सिस है ये, ठीक है। अब डेफिनेटली अब ये तीनों वेक्टर है। अब मैंने क्या किया, एक ए जो वेक्टर है वो यही है, बट इस वेक्टर को मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि एक्सटेंशन कर सकते हैं, किसी लाइन को डेवलप कर सकते हैं, वही काम हमने ये किया। तो ये जब करेंगे तो यहां से लेके पूरा यहां तक जो वेक्टर बनेगा वो डेफिनेटली XA बनेगा, जहां की X एक स्केलर है, वैसा स्केलर है जिसको जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइज हमें मिल जाएगा। इसके बारे में हमने देखा था, तो इसीलिए मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और आर्बिट्ररी फिगर लिया है जहां पे कुछ सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि उस फॉर्म में जो भी आएगा हमारा वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, राइट। सो दैट इज द रीजन वाई। उसी तरह ये मान लेते हैं कि यहां से लेके और पूरा यहां तक हमारा वेक्टर बी है, ठीक है। ये क्या है? वेक्टर बी है, ये मान लेते हैं। अब जब इन तीनों वेक्टर को एक्सटेंड करके इस पॉइंट पे हमने मीट कराया तो डेफिनेटली दिस क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 प्लेन बनेंगे, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, और इन टोटल ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस को क्रिएट करेगा, राइट। चलिए मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है हमारा, वेक्टर R, जो इस 3 डायमेंशनल स्पेस पे बन रहा है। चलिए थोड़ा सा हम इसको एक पैरेललो पाइप जैसा शेप दे देते हैं। ये शेप हम रखते हैं पूरा यहाँ तक। देखिएगा ज़्यादा एक्यूरेट शेप नहीं बन पाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना बट ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, ठीक है भाई। चलिए ये वेक्टर R है हमारा, जो कि इस प्लेन पे बन रहा है। अब ये तो क्लियर है, क्लियरली वी एक्सटेंड vectors A, B and C so that the end points meet at, end points कहाँ meet करेंगे? O, and hence this creates a 3-dimensional space as shown। अब डेफिनेट है कि जब 3 वेक्टर्स के एंड पॉइंट्स, ठीक है, एक दूसरे से किसी पॉइंट पे मीट करेंगे तो वो एक 3-डायमेंशनल स्पेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं।
एक प्लेन पे नहीं है। अगर एक प्लेन पे है और कितना भी वेक्टर किसी पॉइंट पे मीट करे क्या फर्क पड़ता है, बट यहाँ पे नॉन कोप्लेनर वेक्टर से ये हमें ध्यान देना है। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर नॉट ऑन द सेम प्लेन। तो ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन पे नहीं है, एक वेक्टर तो दूसरे प्लेन पे रहेगा ही और वो ऊपर की तरफ है, वही मैंने z को ऊपर की तरफ रखा है। चलिए भाई, अब ये क्या है, यहां से जब देखेंगे तो ये चीज, ये पूरा एक्सटेंडेड है यहां तक, b यही साइज है। तो जब मैंने हर एक वेक्टर को आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सटेंड करा है z को छोड़ के, क्योंकि मैंने मान लिया है कि z यहीं तक है, ठीक है, z पूरा यहीं तक है। नहीं तो z को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, ऐसा मान लीजिए, z को भी थोड़ा हाइट इसका क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको भी एक्सटेंड करा है। क्लियरली ये मान लेते हैं ये पॉइंट है O P Q R S T U और यहाँ V, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से है। अब डेफिनेटली ये एक पैरेलेलोपाइप्ड हम बना रहे हैं। डेफिनेटली फिगर उतना अच्छा नहीं बना है, बट आप अज्यूम कर लीजिए थोड़ा। चलिए, क्लियरली अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो वेक्टर OP होगा, वेक्टर OP ये क्या होगा, ये होगा x इंटू वेक्टर A, वेयर x इज a स्केलर, क्योंकि डेफिनेटली O और P, OP का डायरेक्शन डेफिनेटली इस तरफ है, डायरेक्शन किधर है, यहां तक है। अब इसको तो एक्सटेंड करके ही हम यहां तक ले आ रहे हैं ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड करके ही यहां तक ले आ रहे हैं। अब डायरेक्शन सेम है, इसी तरफ है, तो जब यहां किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स ए बन जाएगा, वेयर एक्स इज अ स्केलर, ठीक है। अब डेफिनेटली ए यहां तक है, अब यहां से यहां तक ये जो वेक्टर है ए के डायरेक्शन में ही है। तो किसी भी वेक्टर को जब हम उसका साइज बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसको एक्सटेंड करके, तो हमने देखा था कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके करते हैं, राइट। पिछले क्लास में हमने इसको जाना था, तो इसीलिए सिंपल सी बात है। उसी तरह ओ आर, वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू वाई बी, वेयर y is a scalar, and O या यहां से इस तरह देख लेते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो पूरा OT है, पूरा OT, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये पूरा देखिए, ये पूरा साइज, ये तो OT है पूरा, तो ये हो जाएगा आपका ZB, जहां की Z is definitely is also a scalar quantity। अब देखिए, चूंकि ये पैरेलेलोपाइप है तो PQ is equal to OR, क्योंकि 6 पैरेलेलोग्राम से बना होता है तो अपोजिट पैरेलेलोग्राम तो बराबर ही होगा, इसलिए नाउ अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने परपेंडिकुलर खींचा और ये सीधे एक इस तरह से लाइन खींचा, तो डेफिनेट है कि ये वेक्टर, पहले ध्यान दीजिए, ये लाइन मैंने सीधे खींचा नीचे यहां तक, Q तक, R के एंड पॉइंट से। अब ध्यान से देखेंगे तो R क्या है, R है रिजल्टेंट OP का, PQ का और QV का, रिजल्टेंट है ना R, ठीक है। ये जो है R जो है इसके साथ ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, मैंने थोड़ा फिगर जो है ना, थोड़ा सा फिगर मेरा उतना अच्छा नहीं बना है, ठीक है, ये इसके साथ स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। मैं फिगर क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, थोड़ा और सही से बना देता हूँ ताकि फिगर में आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। चलिए देखते हैं। हमें चाहिए 3 वेक्टर A, B और C, ठीक है भाई। चलिए 3 वेक्टर बनाते हैं। सबसे पहले तो हम अपना सिस्टम बना लेते हैं किसी तरह से।
और ये हमारा एक वेक्टर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इसको अब क्या करते हैं कि इस तरह कर लेते हैं। आई होप अब आपको थोड़ा सा कर्व हो गया, अब ठीक है ये। अब चलिए भाई, ये हमारा वेक्टर आर है, यहाँ से सीधे इस तरह से करते हैं यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और इसको आगे करके इस तरह से इस तरह से, देन इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। आई होप नाउ ये मान लेते हैं जो हमारा है, ठीक है। ये ए को मैंने यहाँ से यहाँ तक बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम एक्सटेंड ही कर रहे हैं। ये हमारा वेक्टर ए। उसी तरह ये जो है ये मान लेते हैं x, ये y, z। डेफिनेटली दिस इज नॉट अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज़ नॉट अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये हमारा एक्सिस हो गया x, y और z, और हमारा वेक्टर b हम मान लेते हैं कि वेक्टर b जो हमारा है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक है। कैसे भी मान सकते हैं आप, क्योंकि हमें तो स्केलर से मल्टीप्लाई करके y भी कर ही देना है इसको, ठीक है। तो ये पूरा वेक्टर हमारा बन ही जाएगा, y भी इज दिस होल वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर b। जो थोड़ा डार्क है वो हमारे रिक्वायर्ड जो गिवन वेक्टर्स हैं वो हैं, ठीक है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। उसी तरह से z मान लेते हैं कि हमारा डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है हमारा वेक्टर c। ये वेक्टर c है जो कि डायरेक्ट यहाँ से ऑरिजिन से लेके ऊपर तक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फिगर हमारा ठीक लग रहा है। अब देखिए r इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस, हमने OT यही माना था ना, OP यहाँ था P Q R S T U V। अब कोई दिक्कत नहीं, सेम फिगर। तो OP हो गया हमारा XA, उसी तरह OR हो गया हमारा YB एंड OT हो गया हमारा ZC, जहाँ की Z, Y और X स्केलर क्वांटिटी है, और ये तीनों स्केलर यूनिक होंगे, ठीक है, तीनों यूनिक होंगे अपने आप में। चलिए, तो R डेफिनेटली रिजल्टेंट है A यानी कि OP, वेक्टर OP का। ना सिंस R is the resultant of vector OP, PQ and QV. Therefore, vector R is equal to vector OP plus vector PQ plus vector QV. But vector OP को क्या हम वेक्टर OR लिख सकते हैं? वेक्टर PQ को, वेक्टर OP को हम वेक्टर OR लिख सकते हैं। पैरेललोपाइप्ड, ये साइड और ये साइड पैरेलल भी होगा, बराबर भी है, तो OP क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा OP, है ना। तो OP को हम क्या लिखेंगे? OP नहीं, OP तो ठीक ही है, OP को तो हमें OP ही लिखना है, तो OP में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। OP को OP ही लिखते हैं, PQ को हम OR लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम? OP प्लस PQ को OR लिख देते हैं, तो ये हो गया वेक्टर OR प्लस OT, बट यहाँ पे हमें QV लेना है, तो QV को OT लिख सकते हैं, क्योंकि QV और OT
इक्वल साइड है, और चूंकि ये वेक्टर का डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि दोनों का सेम साइड में होगा, इसी तरफ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, तो QV को हम OT लिख देते हैं, वेक्टर OT, काम खत्म। OP कितना है हमारा XA, X वेक्टर A, उसी तरह OR हमारा कितना है Y वेक्टर B, प्लस OT हमारा कितना है Z वेक्टर C, Z वेक्टर C। हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन यही है। हम देख सकते हैं कि किसी भी वेक्टर R को 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरह से लिख सकते हैं, जहां कि A, B और C कोई भी 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अब अगर A, B और C जो होते हैं ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स होते हैं टुवर्ड्स द x, y और z एक्सिस के तरफ, तो इसी को क्या लिखते हैं हम, वेक्टर R इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। देखा आपने, तो ये हो गया राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो बेसिकली ये हमारा जनरल फॉर्म है, और ये जो हम लिखते हैं ये इसी का एक फॉर्म है, जो कि डेफिनेटली राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं था, यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक आर्बिट्ररी सिस्टम है। डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ 3 डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को हम इस पॉइंट पे मीट करा रहे हैं, ऑफ कोर्स एक्सटेंशन करके उनको, राइट। तो इसीलिए R इज इक्वल टू ये होता है जो आपने पढ़ा है वेक्टर में शुरू में, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है। तो किसी भी वेक्टर को इस तरह से 3 डायमेंशनल स्पेस में इसीलिए लिखा जाता है, दैट इज द रीजन, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं अपना वेक्टर प्रोडक्ट्स को। चलिए इरेज करूं इसको, ये बताना थोड़ा जरूरी था समझाने के लिए आपको। और हाँ, जो x, y, z है, जो ये स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किया, ये तीनों यूनिक है, याद रखिएगा। और ध्यान ये भी देना है कि ये जो XA है ये है क्या, ये XA जो है बेसिकली इसी वेक्टर R का x के तरफ का कंपोनेंट है, प्रोजेक्शन है, जिसके बारे में हम आज और अच्छे से देखने वाले हैं। उसी तरह y भी क्या है, y के तरफ इसी वेक्टर R का प्रोजेक्शन है, कंपोनेंट है, दैट मीन्स। उसी तरह ZC क्या है, z के तरफ इसी R का कंपोनेंट है, ठीक है। इस वेक्टर को जब ऐसे लिखते हैं तो xi क्या होता है, R का वेक्टर कंपोनेंट, yj R का xi जो होता है R का x एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव x के तरफ वेक्टर कंपोनेंट होता है। उसी तरह yj R का पॉजिटिव y के तरफ वेक्टर कंपोनेंट होता है। एंड सिमिलरली zk इज द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ R along the direction of the positive z axis। चलिए तो ये सब चीज यहां से दिख जाता है, इसीलिए ये थोड़ा बनाना जरूरी है कि ये खुद से डेफिनेटली ट्राई करिए एक बार आप बनाने के लिए इसको, फिर समझ में आएगा कि किस तरह से वेक्टर को इमेजिन करा जाता है। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। जो सबसे पहले हमें पढ़ना है उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं किसी दो वेक्टर का, ठीक है। चलिए भाई, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ आज जो मैंने इनको सेलेक्ट करा है, इन वेक्टर्स को जो सेलेक्ट करा है, मतलब आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट करा है इसको इस तरह से है कि अभी मैं आपको डॉट या स्केलर प्रोडक्ट बताऊंगा, उसके बाद मैंने कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लिए हैं, 4, 5 या 6 ऐसे करके होगा, तो उसको देखेंगे ताकि पूरा डॉट प्रोडक्ट हमारा क्लियर हो जाए। सिमिलरली जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम दो वेक्टर्स का
तो वहाँ भी उसी तरह का काम मैंने करा है। सो इसीलिए कह रहा हूँ कि आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स मैंने थोड़े लिए हुए हैं आज समझाने के लिए आपको। चलिए, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये होता क्या है इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं अभी हमें पता चलेगा। द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is defined as the magnitudes, defined as the product of the magnitudes of vector A and vector B and the cosine of the angle थीटा। मान लिया हमने कि थीटा है, आप किसी फाई से किसी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने थीटा मान लिया उस एंगल को। एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम, इस थीटा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में। देयरफॉर मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज, वेक्टर्स लिखना जरूरी है, यहाँ वेक्टर का साइन है देख लीजिएगा, तो वेक्टर A एंड वेक्टर B इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इसी डॉट के वजह से इसका नाम डॉट प्रोडक्ट पड़ा है, एंड इज डिफाइंड एज वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड में जो ये प्रोडक्ट है इसमें A का मैग्नीट्यूड यूज हुआ है, B का मैग्नीट्यूड यूज हुआ है और कॉस थीटा यूज हुआ है। दैट मीन्स ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, दीज क्वांटिटीज आर नॉट वेक्टर। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो एक स्केलर क्वांटिटी बनता है। ठीक है, तो इसको डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा, क्लियरली A डॉट B इज ए स्केलर, राइट। यहां पे 0 से बड़ा या बराबर होगा थीटा, छोटा या बराबर पाई से होगा, ऐसा हम लेते हैं। इसी तरह से हम थीटा को ट्रीट करते हैं हमेशा। अब देखिए क्यों ऐसा करते हैं, जब भी दो वेक्टर्स मिलेंगे तो दो एंगल बनेगा, एक एंगल तो 180 डिग्री से छोटा रहेगा। ऑफ कोर्स दोनों जो वेक्टर हैं वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए, पैरेलल नहीं होने चाहिए। उस केस में एक तो एंगल ये बनेगा जो 180 से छोटा होगा और एक ये वाला एंगल बनेगा जो 180 से बड़ा होगा। तो हमेशा हम लोग इस छोटे वाले एंगल को यूज करते हैं। सो दैट इज द रीजन क्यों 0 से लेके पाई तक। ठीक है, पाई के बराबर हो सकता है, 0 के भी बराबर हो सकता है। ऑफ कोर्स अगर उससे बाहर लेने का मन है, आपको उससे बाहर लेने का मन है तो मत लीजिएगा फिर भी, क्योंकि फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। सो दिस इज द केस, दिस शुड बी द कंडीशन जहां की जो एंगल है, जो ए और एंगल थीटा क्या है, वो एंगल जो ए वेक्टर ए और बी बना रहे हैं। इसको पहले लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
आज मैंने काफ़ी कुछ ऑर्डर वाइज लिखा हुआ है कि क्या क्या मुझे कराना है। चलिए, तो हो गया। अब ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा जियोमेट्रिकल समझते हैं कि ये क्या होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, ये तो आपने फॉर्मूला को समझ लिया कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इस तरह से इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है और ये डेफिनेटली उसी का वर्बल एक्सप्लेनेशन है। चलिए, अब सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। प्रोजेक्शन मोटा मोटी हम जानते हैं कि क्या होता है, मैंने बताया है वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है किसी भी डायरेक्शन की तरफ, एक पर्टिकुलर वेक्टर का किसी डायरेक्शन की तरफ जो कंपोनेंट होता है वही उस वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये हमने देखा था, दैट इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर अलोंग वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये इसका एक डेफिनेशन है। बट यूक्लिडियन ज्योमेट्री के टर्म्स में जो प्रोजेक्शन का डेफिनेशन होता है, पहले थोड़ा उसको समझ लेते हैं, फिर और आसानी हो जाएगी सब कुछ समझने में। ओके, चलिए भाई, प्रोजेक्शन या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसका लेंथ हमें पता है, जिसका एंड पॉइंट्स, जिसका एक्सट्रीमिटीज हमें पता है। इस स्ट्रेट लाइन को हम नाम देते हैं ए बी। Definitely A is the starting point, B is the starting point, or whatever you consider, however you consider, you can consider B is the starting point and A is the terminal point। अब जैसे भी कंसीडर करें कि क्योंकि ये कोई वेक्टर नहीं है, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन है। अब ये एक ऐसा लाइन है जो एक इनडेफिनिट लेंथ का लाइन है। हो सकता है ये इससे छोटा हो तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, हो सकता है ये इनडेफिनिट लेंथ का हो, हमें इसके लेंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है, इसके एक्सट्रीमिटीज से यानी कि इसके एंड पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर देते हैं, हम खींचते हैं। ये और एक परपेंडिकुलर ये हो गया P और Q, ठीक है, या इसको हम x और y नाम देते हैं। इस तरह करके हम इसको देते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो ये x y है, इसी को हम कहेंगे x y इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल projection of AB, स्ट्रेट लाइन AP, कभी कभी स्ट्रेट लाइन को इस तरह से भी दर्शाते हैं, स्ट्रेट लाइन AB along the line, ये अगर हमारा लाइन P है, इसको लाइन P हम मान लेते हैं, along the line P। उसी तरह अगर ये इस तरह से कुछ बने, ये हमारा कोई इंडेफिनिट लेंथ का लाइन है और ये जो लाइन है हमारा, इसके बारे में, ये हमारा A, ये B, एंड पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x y, तो जहां पे परपेंडिकुलर इस लाइन को मीट कर रहा है वो जो डिस्टेंस बनेगा, यानी कि ये x y सिमिलरली इसी तरह का है, बट ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर गया है, तो ये x y भी जो क्या होगा, AB का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन या सिंपली प्रोजेक्शन होगा इस पर्टिकुलर लाइन पे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मोटा मोटी डेफिनेशन यही होता है, यही प्रोजेक्शन, हम इसी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। जब किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक्सट्रीमिटीज से किसी इनडेफिनिट लेंथ के स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर्स खींचते हैं, तो जो डिस्टेंस बनता है वही कहलाता है उस स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन अलोंग दैट इनडेफिनिट लेंथ लाइन, जो कि यहाँ XY है हमारा।
तो एक्स वाई को हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहते हैं या सिंपली प्रोजेक्शन भी कहते हैं, ज़्यादातर हम प्रोजेक्शन के टर्म में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का कारण है क्योंकि ये परपेंडिकुलर हम सीधे खींच रहे हैं, इसलिए ये होता है, इसलिए ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी इसका नाम दिया जाता है या फिर सिंपली प्रोजेक्शन कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन प्रोजेक्शन का। जहां पे इसमें कुछ चेंज करना होगा वहां पे मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। जैसा कि हमने अभी देखा है, अभी मैंने आपको कहा है कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन कहते हैं एक्स वाई को इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसको अभी आपको यही चीज याद रखना है। जब आगे कभी जरूरत पड़ी कि एकदम ऑर्थोगोनल को डिफरेंशिएट करना है, अलग करना है, उसको कुछ अलग टर्म्स में हमें डिफाइन करना होगा, तो वो वहां पे देखेंगे। अभी के लिए आपको यही याद रखना है कि इस सिचुएशन में जो एक्स वाई होता है वही क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, या उसी तरह इस स्ट्रेट लाइन की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने क्या किया कि जो एंड पॉइंट्स है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो लेंथ बना वही हमारा इस लाइन का प्रोजेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन का डेफिनेशन आपका हो गया। आई होप ये डेफिनेशन काफी क्लियर है एकदम। अब चलिए हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे एक प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसको, ये हो गया हमारा जियोमेट्रिकल डेफिनेशन। अब ये क्यों कह रहा हूं कि ये जियोमेट्रिकल डेफिनेशन है एक तरह से डॉट प्रोडक्ट का, उसको मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। चलिए, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको पहले देखते हैं और उस प्रॉब्लम से आप समझेंगे कि क्यों इसको मैं कह रहा हूं कि एक तरह का डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट का, या ऐसा कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को जियोमेट्रिकली समझने में ये सहायक होगा आपके। चलिए देखते हैं क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, उस प्रॉब्लम को बनाते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम है आपका कि प्रूव दैट, और ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक थ्योरम है, आपको याद रखना होगा इसमें जो भी अभी होने वाला है। प्रूव दैट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी is equal to a, यानी कि वेक्टर a डॉट द यूनिट वेक्टर b, स्मॉल b है याद रखिएगा, where यूनिट वेक्टर b is a यूनिट वेक्टर in the direction of vector b, ठीक है। चलिए, अब यहां से आप प्रोजेक्शन को और अच्छे से समझिएगा और यहीं से समझ में आ गया कि क्यों मैं कह रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करने में ये जो प्रोजेक्शन का डेफिनेशन है बड़ा सहायक होता है। चलिए, हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी होगा, जहां की जो यूनिट वेक्टर बी है वो एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन वेक्टर बी के तरफ है। चलिए भाई, मान लेते हैं कि ये हमारा है वेक्टर ए। अभी जो फिगर बनाया था हमने प्रोजेक्शन को समझने के लिए, सिमिलरली उसी तरह का कुछ फिगर यहां भी मैं बना रहा हूं। ये मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का है हमारा वेक्टर बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस वेक्टर के एंड पॉइंट से, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से, टर्मिनस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से, और
इस तरह से, ये परपेंडिकुलर है इन दोनों पे, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये लाइन पैरेलल होंगे, इतना तो हमें पता है। और जब इसका मतलब है कि जब ये जो लाइन होगा ये पैरेलल होगा वेक्टर बी के, ऑफ कोर्स, और ये जो एंगल होगा थीटा, ये इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है। अब थोड़ा हम देखते हैं, ये वेक्टर बी है, ये क्या है, ये वेक्टर हमारा बी है, और ये बी जो है ये पूरा लंबा इतना दूर तक बी है, ठीक है। ये पूरा वेक्टर बी है, तो ये हमें याद रखना होगा। मान लेते हैं कि G और H ये दोनों पॉइंट्स है जहां की A के एंड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो यहां पे मीट कर रहा है। तो ड्रॉ perpendiculars from the initial and terminal points of A to vector B to meet it at G and H। जो हमने प्रोजेक्शन पढ़ा है अभी डेफिनेशन, इसलिए therefore projection of vector A on vector B is equal to ये जो GH हमारा, और ये सिंपली मैं अभी इस तरह दिखा रहा हूं क्योंकि इसको मैं मान रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन है, अभी मैंने डायरेक्शन को नहीं दिखाया है। और चूंकि ये जो GH है ये यहां से यहां तक इसके बराबर है, ये मान लेते हैं कि ये मेरा P और Q है। तो स्ट्रेट लाइन PQ जैसा है, डायरेक्शन यहां दिखाया है बट यहां पे मैंने अभी स्ट्रेट लाइन ही माना है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के जैसा है। तो ये तो हम इतना तो हम मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके एंड पॉइंट से हमने लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वेक्टर बी पे जी और एच पे परपेंडिकुलर मेट किया, तो डेफिनेटली ये जो बनेगा यही ए का प्रोजेक्शन होगा। दैट मीन्स ये जो पी क्यू है ये चूंकि जी एच के बराबर है तो पी क्यू जो है ए का प्रोजेक्शन होगा। पी क्यू क्या होगा, ए का प्रोजेक्शन होगा ऑन वेक्टर बी, क्योंकि भाई जी एच के बराबर है पी क्यू और जी एच ए का प्रोजेक्शन है बी पे, तो पी क्यू भी ए का प्रोजेक्शन होगा किस पे, वेक्टर बी पे। चलिए भाई हो गया अब हमारा। अब हम डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, पहले थोड़ा डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब हम मानते हैं कि इस वेक्टर, ये जो वेक्टर पी क्यू है इसके डायरेक्शन को कोई यूनिट वेक्टर बी दर्शा रहा है। डेफिनेटली बी का डायरेक्शन, ये जो स्मॉल बी है लोअर केस बी है, इसका डायरेक्ट, ये एरो दे रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन को दर्शा रहा है, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को दर्शाता है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो वेक्टर बी जिधर है उधर ही इस डायरेक्शन को, इस पर्टिकुलर वेक्टर पी क्यू को दर्शाया गया है। इसके डायरेक्शन को हम देख सकते हैं। अब ए बी कॉस थीटा, इतना तो हमें पता है, यहां से देखते हैं। ये जो चीज है ये ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है जो इस तरह से डिफाइंड होगा। थीटा यहाँ पे मैं इस एंगल को नहीं कह रहा हूं, डेफिनेटली यही एंगल थीटा होगा, लेकिन मैं अभी जानबूझ के इस एंगल को नहीं कह रहा हूं, मैं रफली आपसे कह रहा हूं कि ये कोई वेक्टर ए और किसी वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट है जो कि इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब चलिए, अब यहां से अगर हम देखेंगे
तो ये तो तय है कि इस तरफ जो कंपोनेंट ए का होता है वो क्या होता है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अब ये अगर पी क्यू पूरा हमारा वेक्टर अब मान ले, पी क्यू जो है हमारा वेक्टर मान ले, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये जो पी क्यू है ये तो डेफिनेटली ए कॉस थीटा है, नहीं है ए कॉस थीटा। कंपोनेंट्स याद करिए कैसे रिजॉल्व करते थे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि पी क्यू बाई इस वेक्टर का यानी कि हाइपोटेनस इसका मैग्नीट्यूड ए, तो पी क्यू इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। एक्स की तरफ यही होता था, उसी तरह वाई की तरफ ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या है, ये वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर ए कॉस थीटा और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर हम बी लगा दें तो इस वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ए कॉस थीटा पी क्यू का मैग्नीट्यूड। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि इस वेक्टर को हम इस तरह तो लिख ही सकते थे, पी क्यू का मैग्नीट्यूड इनटू एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि पी क्यू के डायरेक्शन में है, और पी क्यू का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर बी का डायरेक्शन है। तो इसीलिए पी क्यू इज इक्वल टू हमारा ए कॉस थीटा और ये वेक्टर यूनिट वेक्टर बी। यहाँ पे डॉट देने की आदत हो गई है इसलिए माफ करिएगा, इसको डॉट नहीं देना है बी के ऊपर, आई और जे तो है नहीं। तो हम देख सकते हैं कि वेक्टर पी क्यू को हम इतना लिख सकते हैं। तो अब ए का जो प्रोजेक्शन है बी पे वो क्या है, पी क्यू है या जी एच है, डेफिनेटली तो जी एच है तो पी क्यू भी है, क्योंकि जी एच बराबर पी क्यू। तो ये प्रोजेक्शन क्या है, ए का जो प्रोजेक्शन हुआ बी पे वो क्या हुआ, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा ही हुआ। और क्या हम इस ए कॉस थीटा को इस तरह से वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं इसका कारण भी अभी पता चलेगा। सबसे पहले ये समझिए, जो ए का प्रोजेक्शन है बी पे वो तो हमें पता चल गया। प्रोजेक्शन क्या है हमारा, प्रोजेक्शन जो है ये पी क्यू है, और पी क्यू का डायरेक्शन जो है वो किधर है, वेक्टर बी का डायरेक्शन जिधर है। क्योंकि ए का जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस दूसरे वेक्टर पे पूछा जाता है ना, तो जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन पूछा जाता है वो प्रोजेक्शन का डायरेक्शन उसी वेक्टर की तरफ होता है। तो ए का प्रोजेक्शन बी के तरफ पूछा गया है, तो ए का जो प्रोजेक्शन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, बी के तरफ होगा। ऑफ कोर्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा है, तो ये जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, ए का कंपोनेंट है बी के तरफ, तो वही ए कॉस थीटा। अब चलिए प्रोजेक्शन तो इसका हमने देख लिया कि कितना होगा। प्रोजेक्शन क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन पी क्यू, और ये जो स्ट्रेट लाइन पी क्यू है ये कितना आ रहा है, ए कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर यूनिट वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर बी। ऐसा क्यों हमने लिखा है, अब यहीं से आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन में थोड़ा सा रिलेशन होता है। देखिए क्या, ए वेक्टर ए डॉट बी हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी ये एक तरह से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का यानी कि यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसका कोसाइन। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन तो यही है, तो इसके बीच में और इस वेक्टर ए के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, उसी का कोसाइन, राइट। अब b का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हमारा ये cos थीटा हो जाएगा। इसीलिए a cos थीटा को हमने इस तरह से लिखा है। तो किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के तरफ कैसे लिखते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर c है, हमसे पूछा जा रहा है कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लिखिए किसी वेक्टर d के तरफ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
सी डॉट यूनिट वेक्टर डी, जहां की यूनिट वेक्टर डी एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन वेक्टर डी के तरफ है, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन का डायरेक्शन वेक्टर डी के तरफ होगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वाई मैंने कहा था कि जो प्रोजेक्शन है वो रिलेटेड है, वो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करने में सहायक होता है। तो जब हम ध्यान से देखें, अब कोई भी वेक्टर ए और बी को अज्यूम करिए, ये वाले ए और बी नहीं, कोई दूसरा वेक्टर ए और बी मान लेते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा। अब बी साइन थीटा का मतलब है, बी साइन थीटा का क्या मतलब है? देखिए, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये एंगल बन रहा है। बी साइन थीटा का मतलब है कि हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बी साइन थीटा, सॉरी यहाँ कॉस थीटा होगा ना, डॉट प्रोडक्ट है, देखिए बी कॉस थीटा, माफ करिएगा, बी कॉस थीटा का मतलब है कि इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के तरफ, या फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। तो जो ए कॉस थीटा होगा वो क्या होगा? वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के तरफ। ठीक है, तो जब डॉट प्रोडक्ट हम देखते हैं ना, तो डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वाले वेक्टर की तरफ इन्वॉल्व होता है, इसीलिए जो प्रोजेक्शन होता है वो डिफाइन करने में डॉट प्रोडक्ट को सहायक होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन है उसका डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कोई भी जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसमें से एक वेक्टर का जो प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोडक्ट में हमेशा एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ प्रोजेक्शन इन्वॉल्व होता है, जैसा कि यहां से देख सकते हैं आप। बी कॉस थीटा मतलब वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए की तरफ, ए कॉस थीटा मतलब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी की तरफ। और हां, किसी भी वेक्टर को उसके प्रोजेक्शन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, तो इसको एक ऐसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो वेक्टर उस वेक्टर के डायरेक्शन में है जिस वेक्टर पे ए का प्रोजेक्शन हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आप अब समझ गए कि प्रोजेक्शन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन किस तरह से कहा जाता है, किस तरह से हम प्रोजेक्शन को फाइंड करते हैं। आगे प्रॉब्लम बनाएंगे तो देखेंगे कि प्रोजेक्शन को एक्चुअली हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। चलिए, लिख लीजिए पहले थोड़ा। तो ये आपको याद रखना है, ये हर वेक्टर के लिए ये डेफिनेशन अवेलेबल है कि किसी भी वेक्टर को ए डॉट बी इस तरह से लिख सकते हैं, जहां की बी यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमसे ए का प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है। दैट्स इट। अभी हम इस पे एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, तो वहां भी आप देखेंगे कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, इसका यूज करेंगे हम वहां पे। अब कुछ लॉज हैं जो कि हम देख लेते हैं। अभी जो आपने देखा कि जब हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में हमेशा एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में इन्वॉल्व रहता है, और यही डॉट प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल में मतलब भी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सहायक होता है प्रोजेक्शन को फाइंड करने में एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ। और प्रोजेक्शन नॉर्मली होता क्या है? प्रोजेक्शन किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ उस वेक्टर का कंपोनेंट होता है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दिस। याद रखना है आपको यही चीज, जैसा कि आप प्रोजेक्शन का जो मेन डेफिनेशन है उससे आपने देखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जब भी आपसे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी पूछा गया तो यही ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का डेफिनेशन होता है।
परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो वो डिस्टेंस बनता है वही प्रोजेक्शन कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो मैं इसे डेफिनेटली दोबारा आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सब ऐसा है ना कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है अंदर, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो जस्ट आस्क मी। चलिए, some laws of dot product। चलिए, अब कुछ एल्जेब्रिक लॉ है। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट जो है वो एलिमेंट्री एल्जेब्रा के सारे लॉज को फॉलो करता है। स्केलर जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो नहीं करता है, बट डॉट प्रोडक्ट करता है। सबसे पहला आता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स होल्ड कर रहा है, देख रहे हैं हम। और ये क्यों होल्ड कर रहा है इसका कारण भी हम समझ लेते हैं, इनफैक्ट प्रूफ ही कर लेते हैं। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ की ए क्या है, ए का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, और कॉस थीटा इस एंगल का कोसाइन है ऑफ कोर्स। उसी तरह बी डॉट ए क्या होगा, बी इंटू ए कॉस थीटा। भाई बी इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी कॉस थीटा, दैट्स इट। इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा में प्रोडक्ट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो यहां से यहां पे कैसे कर देगा, दैट्स इट। फिगर से भी समझ लेते हैं, ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, ये इन दोनों के बीच का एंगल है। ए डॉट बी हम बना रहे हैं, दैट मीन्स इस तरह से है। जब बी डॉट ए करेंगे तो उसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम, एक सिंपल तरीका है समझने का। कोई मतलब नहीं है इसमें, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए डेफिनेशन तो डॉट प्रोडक्ट का यही होता है, और चूंकि जो प्रोडक्ट होता है, रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है अलजेब्रा में, एलिमेंट्री अलजेब्रा में, वो क्या होता है, उसका ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है, तो ये फिगर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? ये फिगर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और कभी आपको ऐसा लगे, हो सकता है बहुत जो बच्चे हैं ना वो बहुत तरह से सोचते हैं कभी कभी, ये मान लीजिए ए बी, तो जब आप बी डॉट ए करेंगे, बी डॉट ए, तो कई बार कई बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और वो एंगल को इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से घुमा के कहते हैं कि ये माइनस थीटा है। तो जो बी डॉट ए आएगा वो आएगा बी ए कॉस माइनस थीटा। अगर इस तरफ से भी करेंगे ना तो भी हमारा आएगा बी इंटू ए कॉस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो मैटर करता नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ये और ये दोनों बराबर है, इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर वेक्टर प्रोडक्ट्स। चलिए ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि फिगर बनाने का कोई मतलब है नहीं। अगर इस तरह से भी आपका दिमाग लग रहा है तो आप देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद जो है हमारा दूसरा है वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब इसको प्रूफ करने का दो तरीका है। एक तो तरीका है कि आप वेक्टर ए को मान लीजिए इस तरह से, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है। उसी तरह वेक्टर बी को
b1i प्लस b2j प्लस b3k, उसी तरह c को c1i प्लस c2j प्लस c3k, ठीक है। उसके बाद इन दोनों साइड को आप दिखाएं, सबसे पहले b और वेक्टर b और c को जोड़ दीजिए, जो मिलेगा उसका आप प्रोडक्ट करिए इस एक से, और उसके बाद इस साइड को एक एक करके निकालिए, दोनों बराबर आएगा, आप समझ जाएंगे कि ये बराबर है। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है प्रोजेक्शन के थ्रू समझने का, इसको प्रूफ करने का, इनफैक्ट उसको भी देख लेते हैं थोड़ा, ताकि प्रोजेक्शन और क्लियर हो जाए आपका। वेक्टर b प्लस वेक्टर c, मान लेते हैं कि ये मेरा वेक्टर b है, ये मेरा वेक्टर c है, और ये जो है ये वेक्टर b प्लस सी, ऑफ कोर्स वेक्टर b और वेक्टर c का रिजल्टेंट होगा ये। अब हमारे पास एक वेक्टर a है, मान लेते हैं कि ये कोई हमारा वेक्टर a है, ठीक है। हो सकता है a इससे छोटा रहता तो एक्सटेंड कर देते a को, लेकिन ये मान लेते हैं कि वेक्टर a है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्केलर को नहीं दिखाना है, स्केलर यहाँ पे नहीं है, उसको हटाइए। यहाँ पे ये वेक्टर a है, हमें सिंपल प्रूफ करना है कि कोई वेक्टर a का जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसके साथ, वेक्टर b प्लस सी के साथ, वो इतना होता है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है सिंपली। तो a को मान लेते हैं कि ये इस तरह से है। अब क्या करेंगे, वेक्टर b के मतलब इनिशियल पॉइंट से और इसके फाइनल पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो होगा ये वेक्टर b का प्रोजेक्शन होगा वेक्टर a के तरफ, उसी तरह ये भी परपेंडिकुलर करेंगे, यानी कि ये जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, वेक्टर c का प्रोजेक्शन होगा वेक्टर a के तरफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ देखा था। अब ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है वेक्टर a के तरफ, मान लेते हैं ऐसा। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b प्लस वेक्टर c, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b प्लस वेक्टर c ऑन वेक्टर a इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन a प्लस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर c ऑन a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने देखा कि किसी वेक्टर a का जो प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर b के तरफ लिखते हैं वो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां कि ये यूनिट वेक्टर b क्या होता है, ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन वेक्टर b के तरफ है, यानी कि a का वेक्टर a का प्रोजेक्शन जिस वेक्टर पे पूछ रहा है। अब यहाँ पे b प्लस सी का प्रोजेक्शन a के तरफ क्या हो जाएगा, वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट यूनिट वेक्टर a, उससे मैच कराइए, जहाँ की a क्या है, अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। b का प्रोजेक्शन उसी तरह a के तरफ वेक्टर b डॉट a, उसी तरह c का प्रोजेक्शन a के तरफ वेक्टर c डॉट a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, अब क्या करते हैं हम कि दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय magnitudes of vector a, then vector b plus vector c dot a into unit vector a is equal to यहाँ पे vector b into a plus वेक्टर c डॉट a इंटू यूनिट वेक्टर a। दोनों तरफ दोनों साइड में मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ a से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब किसी भी वेक्टर ए को ये पर्टिकुलर ए नहीं है, कोई दूसरा वेक्टर ए है, चाहे इस तरह समझिए, किसी वेक्टर x को हम इस तरह तो लिख सकते हैं, x मतलब इसका मैग्नीट्यूड इनटू अ वेक्टर, इसको मान लेते हैं k, वेयर k इज अ वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर x। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि इस वेक्टर x की तरफ डायरेक्टेड है। तो किसी वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं, तो वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट a इंटू यूनिट वेक्टर a, और यूनिट वेक्टर a इसी वेक्टर a की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू b डॉट वेक्टर a प्लस c डॉट वेक्टर a। भाई हमने देखा था कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो इसको लिख सकते हैं a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। प्रूव्ड। आपने देखा प्रोजेक्शन से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन को आपको समझना है, आप समझ गए तो कैसा भी प्रॉब्लम हो, जेईई एडवांस का हो, कहीं का प्रॉब्लम है, पूछ रहा है प्रोजेक्शन के बारे में, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आपको कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन, पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं याद करना है कि हाँ भाई ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए होगा बी की तरफ, वो तो आपको याद ही है, उसका कंपोनेंट है सिंपल वो। तो प्रोजेक्शन का मतलब समझ जाना है आपको, उसके बाद कुछ नहीं, एवरीथिंग विल बी सॉल्व ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसका ये प्रूफ हो गया। चलिए, तो ये दो लॉज हो गए, और भी है, उसको भी लिख देते हैं पहले। देखिए 1 घंटा से ऊपर हो गया इतनी देर में ही, सो इट विल टेक टाइम, 1 more क्लास में भी। क्या करें, कोई उपाय नहीं है ना, जल्दी जल्दी करने का भी कोई मतलब नहीं है। जल्दी जल्दी करने के लिए तो कर दूं, लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा कुछ। वैसे अब क्लास रेगुलर होगा क्योंकि चश्मा आ चुका है मेरा, तो और वैसे भी आज रक्षाबंधन है, तो अब में से ज़्यादातर लोग तो मिठाई खा रहे होंगे। चलिए, 2 लॉ हो गया हमारा। तीसरा, m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a डॉट m इंटू वेक्टर b इज इक्वल टू a डॉट b इंटू m। सिंपल है, जहाँ की m एक स्केलर है, वेयर m इज ए स्केलर। चौथा, यहां पे देखिए, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले देख लीजिए यहाँ पे i डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, जहाँ की आई जे और के का स्टैंडर्ड मीनिंग क्या होता है, आई जे और के रेस्पेक्टिवली ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन किसी राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव x, y और z की तरफ होता है। i डॉट आई के तरफ ही यूनिट वेक्टर्स दोनों सेम है, एक ही डायरेक्शन में है पॉजिटिव x की तरफ, यानी कि इनके बीच का एंगल थीटा 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1। तो i डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i, यूनिट वेक्टर i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i, डॉट प्रोडक्ट है, इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू आईज। भाई दोनों सेम है, पैरेलल हैं, 0 डिग्री। i इंटू आई का स्क्वायर, क्या करेंगे इतना लिख के, मैग्नीट्यूड ऑफ i 1 होता है भाई, 1 इंटू 1 और कॉस 0 भी 1 बराबर 1।
उसी तरह जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1। तो डॉट प्रोडक्ट से हम ये भी पता कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं हैं। ठीक है, कैसे? जब ए और बी कोई दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो थीटा क्या होगा? 0 आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, दोनों अगर पैरेलल हैं तो थीटा 0। अगर थीटा 0 आ गया यानी कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो पैरेललिटी को भी, किसी दो वेक्टर के पैरेललिटी को भी बता सकता है डॉट प्रोडक्ट हमारा। 5, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? आई डॉट जे, आई जे मैग्नीट्यूड दोनों यूनिट वेक्टर्स का इंटू कॉस 90 डिग्री भाई, क्योंकि आई और जे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई और जे के बीच में, एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो कॉस 90 0 होता है, यानी कि ये 0 हो गया। ठीक है, तो आई जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, then vector a dot vector b is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3। बड़ा ही सिंपल है, दोनों को आप देख लीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। चलिए देख लिया जाए थोड़ा सा। a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k डॉट b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। अब देखिए a1 i का और b1 i का i डॉट i कितना होता है? 1। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली a1 और b1 आएगा। बट a1 i को b2 j से करेंगे तो यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर j, इन दोनों का वैल्यू प्रोडक्ट 0। उसी तरह इसको जब इससे करेंगे b3 k से तो फिर i और k का डॉट प्रोडक्ट होगा वहाँ पे, जो कि 0 आएगा, तो बाकी सब खत्म। उसी तरह इसके लिए भी। तो इसीलिए जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट देखेंगे एक एक करके, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए b2 प्लस a3 b3, इसको आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, ये दोनों नियम लगाया हुआ है इसमें, दैट्स इट। चलिए, और हाँ, एक एक चीज और देखिए। इसीलिए जब हम कोई वेक्टर दिया होता है, अब मान लीजिए a डॉट ए हम करते हैं, तो यहां पे b के जगह जब a कर देंगे तो क्या आएगा? अब a डॉट ए क्या होगा हमारा? a स्क्वायर। क्यों a स्क्वायर? क्योंकि भाई a इसका डॉट प्रोडक्ट होगा a इंटू कॉस 0। a और a के बीच का एंगल 0, पैरेलल होगा दोनों, a स्क्वायर। तो a डॉट ए वेक्टर a डॉट वेक्टर a डॉट वेक्टर a स्क्वायर हो जाएगा। अब जो a डॉट a होगा, यहाँ b के जगह, जो यहाँ b1 b2 b3 के जगह अगर हम a1 a2 a3 से बदल दें तो ये क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर a1 इंटू a1, उसी तरह a2 इंटू b1 a2 इंटू a2 स्क्वायर, उसी तरह a3 स्क्वायर। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, इसी को स्क्वायर रूट करेंगे तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। एक और देख लीजिए, अगर इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर a एंड b आर नॉट नल वेक्टर्स, यानी कि जीरो वेक्टर्स नहीं है, देन a एंड b आर परपेंडिकुलर होगा ही, क्योंकि a डॉट b का a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब भाई ये जीरो है तो यहाँ पे कॉस थीटा भी जीरो, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट, ट्रिगोनोमेट्री तो आपने पढ़ा ही है भाई। कहाँ पे वैल्यू होता है जीरो कोसाइन का? 90 डिग्री पे, और हमें 90 डिग्री तक ही देखना है ना। चलिए, तो जब थीटा 90 डिग्री आया, और थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल है, यानी कि ए और बी परपेंडिकुलर है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। डेफिनेटली हमें और क्लास लगेंगे, एक क्लास में हो जाना चाहिए, और मैं अच्छा ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ। आज तो वैसे भी आप, मैं जानता हूँ कि ज़्यादा नहीं करेंगे आप, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक क्लास और में ख़त्म कर दें, क्योंकि काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है और ये सब कुछ है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। एक क्लास और मैक्सिमम लगेगा, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे, और जब हम प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे वेक्टर्स में, तो उसी के साथ हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, इनइक्वालिटी, ये सब भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इतना पहले देखिए, इतने को समझिए डॉट प्रोडक्ट तक। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स हैं डॉट प्रोडक्ट के, पहले वो करेंगे, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट को हम करेंगे, और फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी हम करेंगे। अगले क्लास में पॉसिबिलिटी है कि ख़त्म हो जाए। मैं ट्राई करता हूँ कि आज एक और लेक्चर आपके लिए बना के मैं डाल दूँ, ताकि ये कम से कम आज मैं क्रॉस प्रोडक्ट तक सारे प्रॉब्लम्स के साथ जितना मैंने अभी तक बनाया है वो सब खत्म कर लूँ, ठीक है। तो आई विल ट्राई, कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता मैं, बट ये आज के लिए इतना आपको याद रखना है। चलिए, थैंक यू।